के टाइम वो आंदोलन चल रहा होता है देश की आज़ादी के लिए। तो उस टाइम में बहुत सारे कुछ लोग जो मुस्लिम लीग के सपोर्टर थे, उनका कहना था कि जो मुस्लिम बहुल एरिया है, ठीक है ना, उस एरिया को क्या किया जाए कि उसको पाकिस्तान बनाया जाए और जो हिंदू बहुल एरिया है उसको हिंदुस्तान बनाया जाए। इस बात पे बहस बहुत ज़्यादा बहस हुआ। फिर जाकर के आपका जनमत संग्रह भी करवाया गया। लेकिन जनमत संग्रह क्या होता है कि जो लोगों से ना उसका मत लिया जाता है कि आपको कहाँ जाना है, कौन से पार्टी में रहना है, कौन से गुट में जाना है। ये अब एक क्या होता है कि एक तरह से वोटिंग कराई जाती है। तो वोटिंग करवाया गया, तो जो लोग पाकिस्तान जाना चाहते थे, जहाँ पे एरिया में मुसलमान ज़्यादा थे उसको पाकिस्तान बना दिया गया, और जिस एरिया में आपके हिंदू ज़्यादा थे और सिख ज़्यादा थे वो हिंदुस्तान का एरिया बना, ठीक है ना। तो देखिए पाकिस्तान का बंटवारा भी दो तरह से हो गया। एक था आपका जो पूर्वी बंगाल का हिस्सा था, उसमें आपके मुसलमान बहुत ज़्यादा मात्रा में थे, चाहे चटगांव हो गया, आपका ढाका हो गया, तो इन जगहों पे मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी। और एक आपका हो गया आपका यहाँ पश्चिमी पंजाब का हिस्सा, यहाँ पे मुसलमानों की संख्या बहुत ज़्यादा संख्या में थी, ठीक है। तो इसको भी पाकिस्तान बनाया गया, इसको भी पाकिस्तान बनाया गया, दो हिस्सा पाकिस्तान का बना, ठीक है। लेकिन देखिए हुआ क्या था कि यहाँ पे जो संख्या थी ना, बंगाल वाले हिस्सा जो था आज़ादी से पहले का, जो पूर्वी पाकिस्तान बना, उस वाले हिस्सा में बेसिकली बंगालियों की संख्या ज़्यादा थी और कुछ ऐसे लोग जो बिहार से गए थे पाकिस्तान, उनकी संख्या ज़्यादा थी, ठीक है ना। बंगालियों को जो यहाँ के पश्चिमी पाकिस्तान के जो मुसलमान थे वो उनको नीचा छोटी जात का समझते थे, काला, उसको मछली खाने वाला, तो चावल खाने वाला, ऐसे करके उसका बस हमेशा शोषण करते थे। उसको कभी भी बराबरी का दर्जा देना नहीं चाहते थे, क्योंकि यहाँ वाले खासकर जो थे अपर कास्ट और जमींदार लोग थे, और यहाँ वाले गरीब लोग थे। बंगाली जो मुसलमान थे, एक तो काले होते हैं बंगाली मुसलमान बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो मोस्टली जो आपको कहीं भी दिखते होंगे इंडियन रीजन में जो मुस्लिम होते हैं वो बंगाली टाइप तरफ के, तो वो काले होते हैं, ठीक है ना। उसका उनका रहन सहन देखिए, बंगाली लोग है तो मछली खावे करेगा भाई, तेल मसाला खूब खाता है, सरसों खूब डालता है मछली उछली में। आप चल जाएंगे पंजाब के साइड में, वहाँ लोग चावल खाता ही नहीं है, होली दिवाली पे ही मोस्टली लोग चावल खाते हैं। इधर नॉर्थ साइड में आप आएंगे तो इनको बहुत ज़्यादा शोषण करते थे ये मुसलमान इस मुसलमानों का। अब देखिए ये जब चल रहा था, बहुत दिन तक चला, लगातार चलता रहा, इस पे ज़्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। दशक आता है, टाइम आता है आपका 1970 का, और वहां पे होता है पाकिस्तान में इलेक्शन, ठीक है। और जब इलेक्शन होता है पाकिस्तान में ना, तो वहां पे एक चीज होता है, पता क्या होता है, देखिए उस इलेक्शन में क्या होता है, पाकिस्तान का जो इस वाले जो एरिया होता है, यहाँ का एक लीडर होता है, उसका नाम होता है मुजीबुर रहमान। मुजीबुर रहमान जो होता है, मुजीबुर रहमान जो है वो तुम्हारा इलेक्शन जीत जाते हैं, और इलेक्शन जीतने के बाद वो पाकिस्तान के समझिए तो प्रधानमंत्री बनने से जस्ट कुछ कदम की दूरी पर ही होते हैं। अब जो भाई जो इलेक्शन जीतेगा वही प्रधानमंत्री बनेगा, कोई और तो बन सकता नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है, इलेक्शन वो जीतते हैं और प्रधानमंत्री बनने वाले होते हैं। तभी क्या होता है, पाकिस्तान की आर्मी, आप सबको पता है कि पाकिस्तान में ना आर्मी का और मुल्ला का बहुत हस्तक्षेप है हर मैटर में। ससुर कहीं क्या उसका कुछ काम होता है तो उसमें ये आर्मी बोल देगा बीच में, डेमोक्रेसी के मैटर में। या वहाँ क्या होता है, जो कट्टरपंथी जो मौलाना है वो सब खूब भौंकता है, हर मैटर में भौंकेगा उसका। तो वहाँ पे स्थिति बहुत दयनीय था। इन लोगों की सरकार को मानने से ये वाले मुसलमान मना कर दिए, बोले कि हम तुम्हारी सरकार को नहीं मानेंगे। अब भाई जो सरकार चुनी हुई आई है, या जनता के अंदर जो जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है, उसको आप कैसे नहीं मानिएगा, आपको तो मानना तो पड़ेगा। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। अब जिस समय जबरदस्ती नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे वाली बात, पूरे एकदम हरामखोरी पे उतर गए कि नहीं मानेंगे, मतलब तुमको जो करना है कर लो, नहीं मानेंगे। इन्होंने थोड़ा आवाज उठाया, इन्होंने तो क्या किया गया, इनको अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया इनको, समझे। किसको गिरफ्तार कर लिया, मुजीबुर रहमान साहब को गिरफ्तार कर लिया पाकिस्तान का आर्मी आकर। बताइए, अब डेमोक्रेसी से जीता हुआ आदमी है और उसी को गिरफ्तारी से कर लिया, ठीक है ना। और फिर जो है नंगा नाच शुरू हो गया इस वाले एरिया में। आज आप देखिएगा, नंगा नाच कहते हैं ना इसको, हम तो कभी कभी कहते हैं कि बांग्लादेशिया सब पर कभी भरोसा मत करना। आपको पता है, कम से कम आपको बता देते हैं कि 30 लाख से ऊपर बांग्लादेशी बंगालियों को मार दिया, 30 लाख। 4 लाख से ऊपर, 4 से 5 लाख से ऊपर लड़कियों का रेप बलात्कार किया, 4 से 5 लाख।
10 लाख से ऊपर लोग भाग करके, बगले में इंडिया था, भारत में घुस गए, आसाम वाला एरिया में घुस गए, उसके बाद कहते हैं आपको बंगाल वाले एरिया में घुस गए, बिहार वाले एरिया में घुस गए। उसी लिए मोदी जी एनआरसी और सीए लाए हैं, जो टप टप के कूद कर जो इंडिया में आ गया है उस सबको भगाने के लिए। अब बहुत ऐसे घूम रहे हैं जो बांग्लादेशी है, यहाँ का आईडी बनवा लिए है और यहीं का हो गया। आप खोजिए ना झुग्गी भी घूम करके, बहुत मिल जाएगा आपको पता नहीं होगा चले रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, आपके बीच में रह रहा है, बसा हुआ है। ये लोग भाग के आ गए। इन्होंने इतना आतंक मचाना शुरू किया, मतलब आर्मी इनका ना धुआंधार मारपीट करने उतर गई। अब भारत के सामने समस्या है कि 10 लाख आदमी घुस गया है, कुछ तो करना पड़ेगा। दूसरा क्या था कि भारत सरकार से मुजीबुर रहमान हेल्प भी मांगने लग गए कि हमारी मदद कीजिए, हम आपके पड़ोसी है, हमारे साथ की बड़ा विकट हालत कर रखा है ये लोग, कुछ तो मदद करिए हमारा। इंदिरा गांधी क्या की, सबसे पहले जो इंदिरा गांधी उस टाइम पे चीफ ऑफ मार्शल स्टाफ थे मानिक शॉ, बहुत बड़े पहुंचे हुए लोग, ठीक है ना। मानिक शॉ का बहुत बहादुर किस्सा है, किसी तुमको स्पेशल वीडियो बना के हम उन पर दिखाएंगे। मानिक शॉ का बहुत नाम है। तो मानिक शॉ साहब को इंदिरा गांधी ने कहा कि आप अटैक कीजिए। उन्होंने कहा कि देखिए हम अटैक नहीं करेंगे। मैं बोले क्यों नहीं करेंगे अटैक, अभी आपको अटैक करना पड़ेगा, हमको उसको बचाना है, ये लोग भाग के इधर आ रहे हैं, कुछ तो करना पड़ेगा भैया, ये तो हमारे तक भी घुस जाएंगे फिर ये। और वो हमसे मदद मांग रहा है, क्योंकि हमारे कहा है कि शरणार्थी रक्षा परमो धर्म, शरण में आए हुए की रक्षा कही जाती है। तो हमने दूसरी बात के जानते ही सुना होगा, तुमने बहुत प्यारी सी कहावत है कि रघुकुल रीत सदा चली आए, जान जाए पर वचन न जाए। अब हमको उसको वचन दे दिया मुजीबुर रहमान को, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। अब तो सर कटेगा, तो कहावत है बिहार में बहुत प्यार से कहावत है कि जब ओखरी में कपरवा रखिए लिए है तो मूसर से काहे का डर। तो रख लिए, अब तो मदद करना पड़ेगा। मुजीबुर रहमान साहब को पता था कि बांग्लादेश जो बंगाल का जो एरिया है, इसके जो डेमोग्राफी है कुछ अलग टाइप का है। अलग कैसे है, तो इस वाले एरिया में ना सुंदरबन है, डेल्टा, खाली कचरा, पानी, कुकुर, बहुत ज्यादा भरा हुआ इलाका। बरसात का मौसम होता है तो खाली बाढ़ से रहता है नहलाया हुआ, और बाढ़ में जाकर के फंसने से ये हमको कभी भी जर्मनी के सैनिक की तरह गलत काम नहीं करना चाहिए। और चाहे जिस तरह से मान लीजिए, याद है आप लोग हम पढ़ाए थे कि चाणक्य जब जिस टाइम सिकंदर आया था तो हम लोग उसको ऐसे ही पेल दिए थे, फंसा करते सालों को। तो हम लोग अपना कहावत सब जानते हैं, बाप को तुम सब कुछ नहीं सिखा सकते, बाप को सब पता होता है, ठीक है। तो उसी तरह से भारत को तो पता था। उन्होंने कहा कि वेट कीजिए, अभी वेट एंड वॉच कीजिए। आप क्या करना है हमको कि अप्रैल से लेकर के नवंबर तक का जो टाइम है, इस टाइम पे हमको बस वेट करना है और देखना है कि नवंबर आएगा, पानी सूखेगा, तब इनको पेल देंगे। तब तक इनको लगाने दीजिए ताकत, जितना ताकत है लगाते हैं, इनको लगाने दीजिए इस एरिया पर। क्योंकि देखिए इसमें आए डायरेक्ट तो आएंगे नहीं, आएंगे तो रास्ता इनको हम खत्म कर देंगे। आएंगे ससुरा से पूरा घूम करके एकदम आएंगे, अरब सागर घूम करके बंगाल की खाड़ी में आएंगे। यहाँ समझिए कि बंगाल की खाड़ी है, इसको बे ऑफ बंगाल बोलते हैं, यहाँ पर है। अब यहाँ से निकलेंगे, यहाँ कराची पोर्ट है, यहाँ से घूमते हुए आएंगे ना यहाँ तक। अगर कुछ करेंगे तो अभी रुक जाइए। तो करे क्या, तो सबसे पहले क्या हुआ कि बांग्लादेश के अंदर में जो बांग्लादेश मतलब कि अभी समझिए अभी का पूर्वी पाकिस्तान जो पहले का था, वहां पे जब इनके अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ने लगे पाकिस्तानी आर्मी का, तो वहां के लोकल लोगों ने अपनी एक आर्मी बना ली और उस आर्मी का नाम रखा मुक्ति वाहिनी। याद रखिएगा, मुक्ति वाहिनी आर्मी बना ली। और उसको भारत ने क्या किया, ट्रेनिंग भी दिया, प्रशिक्षित किया, कहते हैं हथियार वगैरह मुहैया कराया, और कहा कि तुम पेलो इनको, हम आ रहे हैं। तब तक क्या हुआ, भारत ने देखा कि अपना सारा डिप्यूट इस जगह पर ला करके खड़ा कर दिया, इस वाले एरिया पर, कि भैया हमको यहाँ से लड़ाई करनी है ना। तो पाकिस्तान क्या करना होगा भारत को, सबसे पहले भारत ने कोशिश किया कि अपना सारा आर्मी लाके यहाँ पे खड़ा कर दिया, अब इनसे लड़ना है। क्योंकि अगर भाई अब अगर यहाँ पे जीत जाएगा तो सच से हमारे अंदर भी घुस सकते हैं ना, दिक्कत हो जाएगी हमारे पास। तब कहेंगे अब क्या किया जाए, तो उसका पूरा शांत तरीका था। करना क्या है, कुछ नहीं करना, सिंपल सी। पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान को खबर लग गया कि भारत अपना जितना पावर है, शक्ति है, उसका अधिकतर भाग पूरब की ओर लगा रखा है, अब पश्चिम की ओर का भाग जो है अभी खाली है। इस एरिया पे अगर अभी अटैक किया जाए तो आसानी से भारत को हराया जा सकता है, क्योंकि बड़ा आसान से बन रहा है, सारा फोर्स तो इधर है, ये वाला एरिया तो अभी खाली है, यहाँ तो इनको हम आसानी से हरा भी देंगे। तभी क्या होता है कि पाकिस्तान वाला जो पार्ट है तुम्हारा, है ना, पाकिस्तान वाला जो पार्ट है, उस जगह से क्या होता है
कि भारत पर, यहाँ पर मात्र भारत के पास राजस्थान वाला जो एरिया है उस एरिया में मात्र 120 सैनिक थे। इस जगह पर समझिए 120 सैनिक थे। जगह का नाम है जैसलमेर। जैसलमेर, ठीक है ना। जैसलमेर में एक जगह, एक पोस्ट था भारतीय आर्मी का, उसका नाम था लोंगोवाला। आपने एक सिनेमा देखा होगा, बॉर्डर मूवी देखी होगी, बॉर्डर मूवी में इसी वाले पोस्ट का जिक्र किया गया है, लोंगोवाला पोस्ट का। यहाँ 120 को सैनिक थे मात्र भारत के पास, और तब समझिए भारत को लड़ना था। इधर से क्या किया, जो पाकिस्तान का जो आर्मी हेड था ना, उसका नाम था तारिक मीर, सॉरी आर्मी हेड बोल दिए, जो पाकिस्तान का ऑफिसर एंड स्टाफ था, हेड ऑफिसर, उसका नाम था तारिक मीर। तारिक मीर क्या करता है कि हमारे पे 4 दिसंबर को आकर के अटैक कर देता है। समझिए 3 दिसंबर को अटैक करता है, रातों रात अटैक करता है, लगभग अपने 2800 सैनिकों के साथ। अब भर भर के तोप, गोला बारूद ये सब लेकर के, जीप पूरा भर के, लॉन्चर लेकर के हम पे अटैक कर देता है, ठीक है ना। 2800 सैनिकों, 2800 सैनिकों, एक तरफ मात्र 120 सैनिक हमारे। और उस टाइम के हमारे कमांडर इन चीफ स्टाफ थे, जो उस टाइम पे मेजर थे, वहां पे मोर्चा संभाल रखे थे, उनका नाम था कुलदीप सिंह, ठीक है ना। कुलदीप सिंह पूरा नाम है क्या, कुलदीप सिंह चांद वाला नाम है, ठीक है ना। इन्होंने, इनको बॉर्डर आया कि 120 है, वहां से 2800 है, क्या करिएगा। बोले कि भैया कुछ भी, एक ही बात है, जब सर पे कफन बांध लिए तो मौत से क्या डरना। और दूसरी बात है, जब अब लड़ना है तो लड़ना है ना। चिड़िया नाल में बाज लड़ावा, गिदर नू में शेर बनावा, और 1.25 लाख रेक लड़ावा, ते गुरु गोविंद सिंह कहलावा, है ना। तो इसलिए सरदार इसलिए सरदार होते हैं, वो बंदा मोर्चा से हटा ही नहीं। लड़ेंगे तो लड़ेंगे, बाई हुक कैन प्रूफ, जैसे लड़ना होगा लड़ेंगे, और लड़े, और मात्र हमारे 2 सैनिक शहीद हुए। वो 2800 की वो गति बनाई भारतीय आर्मी ने, ये ससुरे भाग खड़े हुए। कभी जैसलमेर जाइएगा देखिएगा, ये टैंक छोड़ के, अपना गोला बारूद छोड़ करके, अपने आर्मी का डेड बॉडी नहीं ले गए। चील, कौआ, कुत्ता, सुअर खाया, वो तक नहीं ले जा पाए ये लोग। यहाँ से सब छोड़ छाड़ के इनको भागना पड़ा। क्यों भागना पड़ा, तो कुलजीत सिंह क्या किया पता है आप लोग, वो देखेंगे बॉर्डर सिनेमा में, हत्या करवा दिए। हत्या में अपना सिपाही, एगो सिपाही यहाँ, एगो सिपाही वहाँ, एगो सिपाही वहाँ, एगो सिपाही वहाँ बिछवा दिए। और फिर क्या किया कि लैंड माइन्स बिछवा दिए। और जितना खाने वाला था ना लंच बॉक्स में ईटा पत्थर भर भर के, माटी कोर के उसको ही भरवा दिए पूरा में, पूरे इलाका में। जैसे ही ससुराल आया आगे, एगो बढ़ा आगे तो बम, एगो बढ़ा आगे तो बूम बूम, 4 गो 5 गो 10 गो समझ का टैंक उसका उड़ गया होगा। अब उसको लगा साला पूरा लैंड माइन्स बिछा हुआ है। अब पाकिस्तानी ससुर कहीं का, उसको क्या इतना बुद्धि, मोटा बुद्धि वाला आदमी सब, बुर्बक बैताल बेटा था हमारा, ठीक है, वो क्या उतना बुद्धि क्या करना है। वो देखा कि लैंड माइन्स बिछा हुआ है, वो पाकिस्तान लाहौर फोन करके वहां से इंजीनियर बुलवाया लैंड माइन्स हटवाने के लिए। इनको सरदार जी काट लिए हुए थे बढ़िया से, उनमें तो लंच बॉक्स था। ये ससुरे उसको हटाते थे, बच के जाते थे लेकर के, लैंड माइन्स है, हटो लैंड माइन्स है। वहां खोला तो ईटा पत्थर निकल रहा है, ठीक है। फिर गए, फिर खोदे, फिर ईटा पत्थर निकला, फिर खोदे, फिर ईटा पत्थर निकला। करते करते सुबह तक तो हो गई इनकी। उस टाइम पे हमारे प्रॉब्लम क्या था कि हमारा एयरफोर्स जो था वो रात में मार नहीं कर सकता। आपने बॉर्डर मूवी में भी देखा होगा कि दिन में ही वेट कर रहा था मॉर्निंग का, कि मॉर्निंग का वेट करो। जैसे मॉर्निंग हुआ फिर तो एयरफोर्स आया, जे तबाही मचाई, जौन तबाही मचाई। वो कहा आया कि इतना बम मारेंगे, इतना बम मारेंगे, सारा इलाका धुआं धुआं कर देंगे। वो इलाका पूरा धुआं धुआं कर दिया, समझिए पूरा कुछ बचवे नहीं किया। ये सब ससुरे भाग गए यहाँ से। अब फिर क्या होता है, हमारे नेवी निकलती है नेक्स्ट दिन, और फिर जब नेवी मारना शुरू करती है कराची पोर्ट को, तो धुआं कर देती है मार मार करके। सारे जहाज उड़ा दी कराची पोर्ट पे, जितने जहाज थे सब उड़ा के तहस नहस। पाकिस्तान को लगा कि अब यहाँ से बात नहीं बनने वाला है, क्योंकि उस टाइम पर हमारा सबसे बड़ा जो जहाज था उसका नाम था INS विक्रांत, है ना, इंडियन नेवल सर्विस विक्रांत नाम था, ठीक है ना। INS विक्रांत जो था उस टाइम पे यहाँ से मोर्चा संभाले हुए था INS विक्रांत। और क्या हो रखा था कि यहाँ से वो फट चटगांव बेस पे अटैक कर रहा था, मुक्ति वाहिनी के सैनिकों को सपोर्ट कर रहा था, और ताकि हम यहाँ से पाकिस्तानी सैनिकों को भगा रहे थे। पाकिस्तान ने अपने सबसे बड़े जहाज जिसका नाम था गाजी को ड्यूटी दिया
कि तुम जाओ और जाके INS विक्रांत को खत्म करो। यहाँ से क्या होता है, गाजी निकलता है और उसका मैटर था कि बे ऑफ बंगाल में आकर के हम क्या करना है, INS विक्रांत को उड़ा देना है। लेकिन तभी क्या होता है, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और IB को खबर लग जाती है कि यह गाजी आ रहा है INS विक्रांत को उड़ाने के लिए। ये लोग क्या करते हैं, अफवाह फैला देते हैं कि INS विक्रांत जो है ना वो विशाखापट्टनम में है, उस एरिया में है ही नहीं, ये अफवाह फैला देते हैं। और पूरा क्या करता है, खाना, एक मूवी है गाजी अटैक, देखना, उसमें खाना पीना का सारा सामान जो है विशाखापट्टनम मंगवा लेते हैं। सब ऑफिसर को बोलते हैं कि तुम तो अपने अपने घर फोन कर दो कि हम विशाखापट्टनम आ रहे हैं, ताकि रॉ को पता था कि कुछ जो है नमक हराम लोग इंडिया